Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, ये विज्ञान का टेस्ट आपके लिए कॉमन 15 प्रश्न लेकर आया हूं। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें विज्ञान से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक है, कोई से भी, तो उन टॉपिकों से संबंधित सभी जगह आपके ये जो प्रश्न हैं वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ विज्ञान है तो ये 15 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं। तो पूरा प्रश्नों को देखना, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी और नई जानकारी मिलने वाली है। तो मित्रों, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, पहला प्रश्न है, प्रकाश का किसी धरातल से टकराकर लौटना कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या उपरोक्त सभी? तो मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो आपके अनुसार बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, इसका सही आंसर रहेगा परावर्तन। अगर प्रकाश किसी धरातल से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसको परावर्तन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यहाँ प्रथम जो विकल्प है वो सही रहेगा। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, अच्छी तरह से आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, दूर की वस्तु का अस्पष्ट दिखाई देना कहलाता है? दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या उपयुक्त सभी? मित्रों, सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है ये, इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो आप। मित्रों, इसका दूसरा जो प्रश्न है, इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 में, दूर की वस्तु का अगर आपको अस्पष्ट दिखाई देता है तो वो साथियों, इसका जो सही आंसर आता है, दूर की वस्तु का अस्पष्ट दिखाई देना कहलाता है निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में क्या अंतर होता है? ये उल्टा सिस्टम चलता है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष है तो मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो मित्रों, इसमें उल्टा चलता है। और अगर निकट की भी साफ नहीं दिखे, दूर की भी साफ नहीं दिखे, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो इसमें उल्टा सिस्टम चलता है। अतः मित्रों, यहाँ पर इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि दूर की वस्तु साफ यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? लोहे पर जंग लगना, मोम का पिघलना और जमना, दूध का दही में बदलना और कार्बन का जलना? तो मित्रों, आपने नाम सुना होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा उदाहरण है जो रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है मोम का पिघलना और जमना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर यूं ही होता मोम का पिघलना तो देखो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन वापस जमना अगर ये आ गया तो फिर ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। लोहे पर जंग लगना, ये देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भौतिक का उदाहरण है, ये भी रासायनिक है और ये भी रासायनिक है। तो मित्रों, यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राही है? सार्वत्रिक ग्राही मतलब जो किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ओ और रुधिर वर्ग ए बी प्लस मतलब पॉजिटिव। तो साथियों, इसका सही आंसर आता है 4 में। जो चौथा विकल्प आपके सामने दिया गया है, रुधिर वर्ग ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता कहलाता है। तो मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं मित्रों। 5वां प्रश्न है, अमिट स्याही के रूप में चुनाव में उपयोग किया जाता है? सभी ने लगवाई होगी, जिसने वोटिंग की है। अमिट स्याही लगाई जाती है जो अपना बायां हाथ होता है उसकी तर्जनी उंगली पर। तो वो जो अमिट स्याही होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट या सोडियम कार्बोनेट? तो मित्रों, उसमें क्या मिलाया जाता है? प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर देखिए। मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो साथियों, यहाँ राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। जो अमिट स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, टाइफाइड या मोतीझरा रोग किस कारक के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम, येरेसिनिया, बेसिलस टिटेनी या साल्मोनेला वायरस? तो साथियों, टाइफाइड या मोतीझरा रोग किस कारण होता है? तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है
वो है साल्मोनेला वायरस के कारण टाइफाइड या मोतीजरा रोग होता है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आप याद रखिए। बेसिकली ये चीज़ें सभी को मालूम नहीं होती है मित्रों, याद रखिए इसको भी। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न है साथियों, खाद्य श्रृंखला के तहत द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आपने सुना होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी आपने। बाघ, शेर, चीता, टिड्डा, गाय, बकरी, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली और उपयुक्त सभी। तो द्वितीयक उपभोक्ता श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखना है साथियों। इसका प्रश्न नंबर 7 में जो सही आंसर आता है वो है भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली। ये खाद्य श्रृंखला के तहत द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक उपभोक्ता के। जबकि ये जो टिड्डा, गाय, बकरी ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। बाघ, शेर, चीता ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो मित्रों यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं साथियों। 8वां प्रश्न है, विटामिन के कारण होने वाला रोग है। देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के, तो ये जो विटामिन के प्रकार है इसमें विटामिन के जो होता है इसके कारण कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का, न जमना, स्कर्वी, एनीमिया या बेरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर आता है वो रहेगा रक्त का थक्का, न जमना। यह विटामिन के कारण होने वाला रोग है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, RH कारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? RH कारक 2 प्रकार के होते हैं। यह रक्त में उपस्थित होते हैं। इनकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी और सभी कथन सत्य है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर आता है वो आता है चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए RH कारक के कितने प्रकार है? 2, और ये रक्त में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। और इनकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। कौन से? रिसस नामक बंदर में। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न है, करो या मरो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनलिन को, इंसुलिन को, पैराथाइरोन को या फिर थायरोक्सिन हार्मोन को। तो करो या हार्मोन किसे कहते हैं साथियों? 10वें प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है एड्रीनलिन हार्मोन को ही करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। नॉर्मली ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। करो या मरो हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आल्टमान ने, सी बेंडा ने, कोलिकर ने या उपरोक्त सभी ने। साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो नाम दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? सी बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? नीला रंग क्यों दिखाई देता है आकाश का? प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 12वां आता है उसका सही आंसर है प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो यह प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं साथियों। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। साथियों 13वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चौथा विकल्प, नाइट्रोजन गैस हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों गैसें हरित गृह गैस के अंतर्गत आती है, जबकि नाइट्रोजन गैस हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न पढ़ेंगे मित्रों। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में, शोभ मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। तो साथियों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना अच्छी तरह से। प्रथम विकल्प इसका सही है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों, लेकिन अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर देना एक छोटा सा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, ताकि मैं आप लाइक करते हो तो क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अधिक मेहनत करता हूँ।
साथियों मनुष्य चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर बताना है 10, 12, 14, 16। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो है तीसरा विकल्प, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। तो साथियों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आऊँगा। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हो तो, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगता है तो, वीडियो को डिसलाइक करें अगर बुरा लगता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।